कार्ल मार्क्स एक कौन थे? दार्शनिक थे, ठीक है। दार्शनिक मतलब फिलोसफर थे जिन्होंने काफ़ी किताबों को पढ़ा और उन पर अध्ययन किया, तब अपने निष्कर्ष दिए। तो कार्ल मार्क्स ने दिया है ऐतिहासिक भौतिकवाद एवं वर्ग संघर्ष। वर्ग मतलब होता है उन्होंने मजदूरों से रिलेटेड, ठीक है, उनकी संघर्ष की बात की है और ऐतिहासिक भौतिकवाद से जोड़ा है। तो इनकी जीवनी के बारे में अगर हम पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय सरबराह के एक महान शिक्षक और नेता कार्ल मार्क्स का जन्म प्रशिएशिया के एक राइन प्रांत में हुआ। इनकी जीवनी की बात कर रहे हैं तथा कृत्य, ठीक है। तो इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सरबराह के महान शिक्षक थे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल की बात हो रही थी। कार्ल मार्क्स का जन्म रशिया के राइन प्रांत के पियर नामक एक यहूदी परिवार में हुआ, यानी यहूदी परिवार ईसाई मुस्लिम समाज, हाँ ठीक है, यहूदी परिवार। प्रशिएशिया के राइन प्रांत कब हुआ था इनका? 5 मई 1818। इनके पिता क्या थे? वकील थे और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। उन्होंने कौन सा कर लिया? ईसाई धर्म, ठीक है। मार्क्स की शिक्षा 1830 से 35 तक एक पियर के एक अच्छे स्कूल में हुई। अब चूंकि ईसाई थे तो स्कूल भी इनके अच्छे हैं, बोर्डिंग स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं। इन्होंने अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा के लिए जो निबंध चुना उसका सीखा था पेशा चुनने के लिए के संबंध में एक कारण विचार। पेशा चुनने के संबंध में एक तरह विचार, ये इतना निबंध था, हाँ इनके इन्होंने निबंध ये उन्होंने कुछ चूज किया, ये इनका टॉपिक था। इस निबंध से पता चलता है कि 17 वर्षीय बालक ने उस समय की मानवता की त्यागपूर्ण सेवा करने में जीवन की साझा, मतलब उनका काम क्या था कि लोगों के लिए उन्होंने जीवन चुना, ठीक है, कि लोगों का कैसे जीवन होता है, क्या वो त्यागपूर्ण सेवा करते हैं, इससे रिलेटेड उन्होंने अपनी सारी बातें इस निबंध में कही। स्कूल की अंतिम परीक्षा पास करने के पश्चात बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय के कानून विभाग में दाखिल हुए और अपना विषय कानून चुना था, लेकिन दर्शन और इतिहास में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। इन्होंने कानून के लिए पढ़ाई की, कानून से मतलब लॉ की पढ़ाई, कानून की अगर बात करें तो हम क्या करते हैं? लॉ। लेकिन इनका इंटरेस्ट किसमें था? इतिहास में और दर्शन शास्त्र, लॉ शास्त्र, ये अलग सब्जेक्ट है, हाँ इसमें इनकी रुचि ज़्यादा है। अब हमारा टॉपिक क्या है? कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद। अब इसी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है कि इस सिद्धांत को ऐतिहासिक भौतिकवाद क्यों कहा गया है? ऐतिहासिक भौतिकवाद में समाज का सिद्धांत का नाम जाना जाता है, इसको समाज का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके आधार पर काल्पनिक और दार्शनिक उसने उनकी व्याख्या है जो मानव की इतिहास की गतिविधि को परिभाषित करता है। यानी उनका मतलब ये है कि मानव का जो इतिहास है उसके बारे में उन्होंने व्याख्या की है। क्या मानव क्या करता था, कैसे रहता था, किस तरह का रहता था, उनके पूरे पास्ट के बारे में उसने जानकारी दी है, जिसे उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। उन्होंने उसके सामाजिक है, आर्थिक है, पारिवारिक जीवन, रूढ़िवादी विचारधारा सब उन्होंने इसमें पूंजीवादी संपत्ति एक
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। जैसे कोई परिवार है, उसको पैसा चाहिए, पूंजीवाद संपत्ति इकट्ठी करनी, तो क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अप डाउन करेगा। ठीक है, उनके भौतिक जीवन के बारे में उन्होंने बताया, उनके सामाजिक जीवन के बारे में बताया, आर्थिक जीवन के बारे में बताया। इन सब सिद्धांतों को उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है। हाँ, अब जैसे इनकी आती है ऐतिहासिक मार्क्स की ऐतिहासिक व्याख्या, इतिहास वाली व्याख्या कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है, जीवन और जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, पुनः उत्पादन पर ऐतिहासिक विकास निर्भर करता है। समस्त इतिहास समाज की मूल दो बातें होती है, जीवित रहने के लिए साधन जैसे भोजन, बच्चों का उत्पादन ताकि वृद्ध तथा अशिक्षित व्यक्तियों के रिश्तों की पूर्ति करके समाज को बनाना। अब इन्होंने बताया है कि मनुष्य जब जीवित रहता है, जीवन यापन करने के लिए उसकी दो मूलभूत चीजें होती हैं। एक तो उसको अपने लिए, बच्चों के लिए भोजन इकट्ठा करना, रोटी कपड़ा मकान। दूसरा, एक प्रक्रिया ये भी बताई उन्होंने कि जैसे जो व्यक्ति चले जाते तो उनकी जगह में भरनी होती है। अब समाज में ऐसा नहीं है कि जितने लोग रह रहे थे सब चले गए तो समाज खत्म हो गया, हम उनकी जगहों को भरने के लिए परिवार बढ़ाते हैं। ठीक है, परिवार बढ़ाते हैं, तो वही परिवार हमारा क्या होता है, ऐतिहासिक व्याख्या में आएगा। यानी एक तो अपने लिए भोजन कपड़ा वगैरह इकट्ठा करेंगे, दूसरा उन लोगों की जगह भरेंगे जो मृत हो चुके हैं, असशक्त व्यक्ति की स्थान की पूर्ति के लिए समाज की निरंतरता बढ़ाना, यानी हमें कंटिन्यू करना, हमें अपना जीवन यापन कंटिन्यू करना और उन लोगों को भी भरना है, यानी कि अपने वंश बढ़ाने, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आगे। हाँ जी, मानव अस्तित्व की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि मनुष्य जीवित रहे, कहीं तक इतिहास का निर्माण कर सकता है। जीवित रहने के लिए भोजन कपड़ा, उनका यही कहना है कि मार्क्सवादी इतिहास की व्याख्या में ये आता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसका अस्तित्व तभी होगा जब वही चीज़ों की पूर्ति करेंगे, वरना मनुष्य जीवित नहीं बचेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य उन साधनों का उत्पादन है जिससे कि भोजन, वस्त्र, निवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। स्वयं भौतिक जीवन का उत्पादन सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य करता है। वास्तव में ऐसा ऐतिहासिक कार्य जो हजारों वर्ष के भांति आज भी मानव जीवन को बनाए रखता है। तो वो मनुष्य पहले भी भोजन इकट्ठा करता था, खाता पहले भी था, अगर वो ये चीज़ नहीं करेगा तो वो जीवित रहेगा नहीं रहेगा, और यही प्रक्रिया उसकी निरंतर चलती रहती है, यही उसकी ऐतिहासिक प्रक्रिया मानी जाती है। यानी कि उसको अपने विकास या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके लिए परम आवश्यक। ठीक है, जो उसके ऐतिहासिक भौतिकवाद माना जाता है। एक समय ऐसा था जब जीवित रहने के लिए भौतिक साधनों को जिस सीमा तक हम प्राप्त करते थे वही आधार होता था। यानी अगर एक जगह वो रह रहा है तो वहाँ पर उसे जो मिल रहा है उसको वही खाना। ठीक है, एक समय ऐसा था ना, वो वहीं पर रहता था, जीवन यापन करता था, लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब जहाँ पर अगर चीज़ें नहीं है तो वो क्या करेगा, कैसे, मान लो अगर तुम जिस गाँव में रह रहे हो वहाँ भोजन नहीं है या अब चीज़ें कम हो गई है तो क्या करोगे तुम, हम दूसरे स्थान पर जाएंगे। पहले के लोग क्या करते थे, वहीं रहते थे, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब के लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह जाएंगे भोजन की तलाश में, काम की तलाश में। पहले लोग वहीं भी करते थे, कुछ भी करते थे, खेती बाड़ी कर ली, घर चला लिया, समय बीतता रहा, गुजारा वजारा कर लिया, एक जबरन जिंदगी जीते थे। लेकिन अब आज के मनुष्य की बात करें तो वो ऐसा करता है, अगर उसे अपने प्लेस पर काम नहीं मिला, जहाँ वो रह रहा है, जिस जगह उसको काम नहीं मिला तो वो ट्रांसफर करके दूसरी जगह चला जाएगा, यहाँ उसकी पूर्ति नहीं हो रही तो वो ट्रांसफर करके तीसरी जगह जाएगा। इस तरीके से वो प्रोसेसिंग करता रहता है। ठीक है, इतिहास के समय प्रमुख परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप हुए, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, नैतिक आदर्श, कला, साहित्यिक सामाजिक जीवन, राजनीतिक संस्थाएं उत्पादन प्रणाली के साथ साथ बदलती रही। सीधी बात है, इतिहास क्या करता है, जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं वो हम इतिहास कराते हैं। ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो धार्मिक लोग पहले भी थे, आज भी हैं, पर अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, लोगों का रवैया विचार सब बदल गया है।
यही चीजें हमारी क्या होती है, इतिहास में बदल जाती है। लोगों का रहना, उनकी धार्मिकता, नैतिक नैतिक चीज शिक्षा हो गई, हमारे रहन सहन, उत्पादन संबंधी। हाँ, तो जो भी हमारे उत्पादन थे हम पहले भी करते थे, अब भी करते हैं, तो ये सब हमारे इतिहास पर प्रेशर डालते हैं, उस पर ही तो रखेंगे। जब हम जो दूसरी पीढ़ी आएगी, हमारी पीढ़ी आएगी, अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अब जो नई पीढ़ी आएगी उसकी जो पीढ़ी होगी तो वो क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे रहते थे, ऐसे खाते थे, क्योंकि आने तो अब बदल रहे हैं ना। हमारे जो पहले के पूर्वज थे उनके पास फोन नहीं था, फोन नहीं चलाते थे, हम लोग चलाते हैं, हमारे बच्चे कहेंगे हमारे लोग इस तरीके के फोन चलाते थे, क्योंकि आगे चीज़ें डेवलप होनी, अपडेट होती रहेंगी हर चीज़ें। तो वही चीज़ें हम लोग जो जीवन जी रहे हैं वो हमारे पास में चला जाएगा, आने वाली पीढ़ी में याद में रख देगी। ठीक है, अब आगे आएंगे हम विभिन्न युगों की भौतिकवादी व्याख्या। ठीक है, ये तो हो गई थी इनकी इतिहासवादी व्याख्या, समझ में आया। अब आएगा विभिन्न युगों की भौतिकवादी व्याख्या। जैसे आता है आदिम साम्ययुगवादी, आदिम साम्यवादी युग। दूसरा आएगा आपका दास तत्व युग, दासत्व, दासत्व युग। तीसरा आएगा आपका सामंतवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी युग। ठीक है, अब हम पहले लाइन को लेकर चलेंगे। आदिम साम्यवादी युग क्या होता है? इस युग में उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे समुदाय के होते हैं। ठीक है, उत्पादन और वितरण सामान्यवादी ढंग से होता है। सबसे पहले हम पत्थर के औजार बनाए, फिर तीर धनुष बनाए, फिर फूल इकट्ठा करे, पशु का शिकार किया, फलों से जंगलों से फल इकट्ठा करे, हमने पशु का शिकार करना, मछली मारना, रहने तब की बात है ये ना, जब जब मनुष्य का जन्म हुआ नहीं हुआ, मतलब उनका ये कहना है हम आदिम युग को लेके चलेंगे। ठीक है, जो आदि मानव का युग था, मेन तो बात ये हुई स्टार्टिंग। दूसरी बात साम्यवादी युग में ये होता है कि हम जो भी सामान बना रहे हैं, उत्पादन के साधन कर रहे हैं, तो हम अकेले तो यूज नहीं कर रहे, उन पर सबका अधिकार है। अब एक भले हम बना अकेले रहे, हमने पत्थर की खोज की, हमने आग जलाया, तो क्या आग का उपयोग हम अकेले कर रहे हैं? ठीक है, हमने भोजन बनाया तो क्या हम अकेले कर रहे हैं? जंगल से कोई चीज लाए तो अपने लिए तो नहीं लाए, हमने परिवार के लिए लाए, समुदाय से समुदाय के लिए होता है। अगर हमने औजार बनाया ना तो वो जितने लोग रह रहे हैं सबके लिए यूजफुल चीज होगी। पहिए का विस्तार किया तो हमने अकेला पहिया तो नहीं चला रहे, सभी चला रहे हैं। साम्यवादी युग में यही होता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनसे मिलने वाली वस्तु पर सबका अधिकार, हाँ, तो ये इसी को ही हम परम प्रथा। तो इसमें क्या होगा, स्वयं उत्पादन के साधन पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा का आवाज था, यानी व्यक्ति की उसका ही अधिकार नहीं है,
सबका था, सभी वर्ग का था। अंडरस्टैंड? एक का अधिकार था सभी का होगा। समझ में आया? दूसरा आता है दासतत्व युग, यानी दासतत्व से मतलब होता है, सीधी बात है, अगर इसको हम तोड़ दें तो क्या होगा? ये दास, दास यानी क्या होता है? दास यानी मतलब एक तो गुलाम नौकर समझ। या नौकर मान, हाँ ठीक है। तो दासत्व का मतलब होता है गुलाम या नौकर का युग। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? दास व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर दास के मालिकों का अधिकार होगा। भले ही गुलाम बना रहा है, नौकर बना रहा है, लेकिन अधिकार किसका होगा? उसके मालिक का। मालिक ऑर्डर देगा तभी तो गुलाम काम कर रहा है ना। चीज तो गुलाम बनाने पर अधिकार किसका है? मालिक का। ठीक है। साथ ही साथ उत्पादन कार्य को करने वाले श्रमिक अर्थात दास पर भी इनका अधिकार होता था, वो भी यूज करेगा। पर पहला अधिकार फर्स्ट प्रियोरिटी मालिक की है, सेकंड प्रियोरिटी वो तो करेगा ना यूज। ऐसा तो नहीं कि वो यूज ना कर पाए, वो भी करेगा ना। दासों को उनके मालिक पशु की भांति दे सकते थे, खरीद सकते थे। क्या होता था उस टाइम? हमें गुलाम हमारे पास है, हमें अपना गुलाम हमें बेच भी सकते हैं, हमें इतने रुपए दो। जैसे झांसी की रानी में वो अंग्रेज लोग करते थे। गुलाम बेचने की बात हो रही है, वो तो अलग बात हो गई, स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हम गुलामों को बेच सकते हैं पैसों के लिए, यानी मुद्रा। ठीक है। तुमने हमें क्या करने अच्छी कीमत दी, हमने तुम्हें अपना गुलाम दे दिया, हमने कहा खरीद रहे थे, अभी आज से हमारा अधिकार होगा, जो हम चाहेंगे वो ये करें। मतलब वो धनराशि जैसे हम जानवरों को बेचते हैं, जानवरों को बेचते हैं, कोई गाय भैंस बेचता है, कोई अपने डॉग बेचता है कि हमने भैया पैसे दिए खरीद लिया। ऐसे ही इंसानों का भी जो गुलाम होते थे उनको भी हम बेच सकते थे, खरीद सकते थे, मार सकते थे। हमने खरीद लिया, हम चाहो उसे मारें, प्रताड़ित करें, कोई कुछ नहीं। ये इस तरीके का दासत्व युग था उसका। ठीक है, आगे समझते हैं। तीसरा वो आता है सामंतवादी युग। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था, यानी कि जो सामंत उत्पादन के साधन होते थे, विशेषतः भूमि के स्वामी होते थे, गरीब अर्ध किसान होते थे, उनके वो किसके आएंगे अधिकार में? सामंतवाद। हमारी जमीन है, हम गरीब किसान हैं, तुम कौन हो सामंतवादी? तुमने हमें जमीन दे दी, हम तुम्हारे अधिकार में आ गए, तुम जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तुम हम पर तुम्हारा अधिकार हो गया। ठीक है, हम तुम्हारे अधीन हो गए, अब तुम हमारे राजा हो गए एक तरीके से। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमिहीन किसानों से करवाया जाता था। हमारी भूमि रहेगी, हम ही काम करेंगे, फायदा कौन लेगा? सामंतवादी। हाँ, यानी उन्होंने कहा है कि भूमि की जुताई बुआई आदि बेकार काम करने पड़ेंगे। युद्ध के समय को सेना के सिपाहियों के रूप में काम किया जाता। जो सिपाही होते थे उनका कोई कुछ नाम तो राजा आएगा कि राजा जीत गया, पर लड़ाई कौन करता था? सिपाही। सैनिक ही करेंगे, पर सैनिक का नाम नहीं होगा, राजा का नाम होगा। खेती बुआई किसान ने कर लिए, पर नाम किसका होगा? इनकी खेती, इनको इतना प्रॉफिट होगा। तो ये होता है सामंतवादी युग। तीसरा आएगा आपका युग में मशीनों के आविष्कार आ गए। ठीक है, बड़े बड़े उद्योग धंधों का फलस्वरूप जन्म हुआ और साधनों के पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। यानी अब पूंजीपति का मतलब क्या होता है? समझो, ये होता है पूंजीपति, यानी कि पूंजी मतलब क्या होगा? थोड़ी नियम पैसा लगाना। ठीक है, ये हो गया उसका मान। यानी हमें कोई फैक्ट्री या धंधा खोलना है, रोजगार उत्पादन बढ़ाना, हमने पैसा लगाया उसमें, इंडस्ट्री में, हम इसके मालिक हैं, पूंजीपति कहते हैं। ठीक है, हमारे हस्तक्षेप में, क्योंकि अब दौर आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या होगा? नई नई मशीनें आएंगी, फैक्ट्री आ रही, हमारे पास पैसा, हमने फैक्ट्री खरीद ली, कारखाना खरीद लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे? लेबर रखेंगे। ठीक है,
तो पूंजीपति का मतलब है आदमी पूंजीपति में जिसमें हमारे अधीन आए, हमने उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार माना जाता है। उत्पादन में कार्य करने वाला दूसरा वर्ग वेतनयोगी श्रमिक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते थे। इस कारण दासों की भांति पूंजीपति लोग उसे बेचकर यह मान नहीं सकते थे। हमने फैक्ट्री खोली, हमने मशीनें रखी और तुम लेबर हो, तुमने काम किया, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे तो तुम काम छोड़ देते। अब हम तुम्हें बेच नहीं सकते किसी के साथ, क्योंकि दासता खत्म हो गई, दासता खत्म हो गई। साम्यवादी दास को पहले ये आया, फिर ये आया और आप साम्यवादी से क्या है आधुनिक। यहाँ पर तुम काम तो करोगे पर अपनी स्वतंत्रता क्या करो, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अभी जैसे जो कॉलेजेस चलते हैं, स्कूल चलते हैं, ऑफिस चलते हैं, वहाँ पे हम गए, हमने नौकरी मांगी, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया, हमें लगा कि हमें सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, हमसे ज़्यादा काम करा रहे हैं, हम नौकरी छोड़ दें, हमें मर्जी है, तुम हमें ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। हम अपनी स्वेच्छा से, तुमने हमें रखना जरूर है, काम किया, पर हमें अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम यहाँ से हट सकते हैं। ठीक है, स्वेच्छा चलती है। यहाँ पे दासवाद नहीं आया। दासवाद में क्या था, व्यक्ति अपनी स्वेच्छा नहीं चला सकता था। एक बार वो नौकर बन गया किसी का तो उसे जिंदगी भर रहना है, फिर उसका मालिक किसी को बेचे, चाहे वो उसे मार दे चाहे दूसरे को बेचे, वो अपना अब उसमें स्वतंत्र नहीं था। पर पूंजीवादी में व्यक्ति स्वतंत्र था। ठीक है, आगे चलते हैं। पांचवा आता है आधुनिक युग होगा और समाजवादी और साम्यवादी युग। आधुनिक या आधुनिक युग समाजवादी साम्यवादी। अब इस युग में क्या होगा, वर्गहीन व्यक्ति राज्यहीन और शोषण रहित होंगे, क्योंकि साम्यवादी भी आया और समाजवादी भी आ गया। पहले जैसा कहा गया था कि संभव होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था को खूनी क्रांति के द्वारा समय को काट देंगे, यानी जब पूंजीवादी युग आया तब उसमें क्या होगा, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर समय का कुछ भी अधिकार नहीं होता था, क्योंकि साधन कौन कर रहा है, पूंजीपति रख रहा है। ठीक है, वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भूखे मरने से बचाने के लिए अपने श्रम को पूंजीपतियों के हाथ बेचना पड़ता था। अब नौकर है, उसके अपने परिवार को बचाना है तो वो नौकरी कर रहा है, श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपने हाथ में उसको बेचना ही पड़ता था। वो तो मालिक ने जो काम नहीं किया, पर नाम का वेतन मिलता था उसे, जितना उससे काम करा रहा उतना उसे वेतन नहीं मिलता। तो पूंजीवादी के इस प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के फलस्वरूप श्रमों की दशा दिन प्रतिदिन दयनीय होती है। उनसे काम 24 घंटे हमने करा लिया, अब व्यक्ति को काम चाहिए, परिवार को पालना है, तो वो काम पे गए, पर इसको उतनी वेतन नहीं मिली, तो उसका शोषण हो रहा है। अब इस शोषण के द्वारा प्रतिदिन दया उनकी दयनीय होती जाएगी। ठीक है, और समय की बात होकर क्रांतिकारी द्वारा पूंजीपति को उखाड़ेगा। अब क्या होगा, जो लेबर है, आपने देखा होगा कभी कभी हड़ताल लग जाती है, लगती है किसान की, और श्रमिकों की क्यों लगती है, जब किसान का पीरियड होता है तो किसान परेशान हो जाएगा, हड़ताल लगेगी। श्रमिक की कैसे लगेगी, जब उनका शोषण हो रहा है तो हड़ताल करेंगे कि हमें हमारे हिसाब से मांग पूरी होनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। तो इस तरीके से जब पूंजीवादी आया तो वहाँ पर यही हुआ, श्रमिकों का शोषण हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने पूंजीपतियों को उखाड़ कर फेंकेंगे। ठीक है, और इस प्रकार सरबराह के अधिनायकत्व की स्थापना होगी और साम्यवादी समाज के युग का आगमन होगा। यानी जब इन्होंने शोषण शुरू कर दिया तब इस युग का विकास हुआ, जब इस युग का अंत हुआ तब ये युग आया, जब इस युग का अंत हुआ तब साम्यवादी आया, साम्यवादी का युग का अंत हुआ
सीधी बात। तो उन्होंने क्या कहा, शासकीय शक्ति अधिकार जमात तो समय वर्ग के हाथ में आ गई। अब जो शासन की शक्ति थी वो किसके वर्ग में आ गई? श्रमिकों। हाँ, इनके पूंजीपति के द्वारा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके का काम किया, वो परेशान हो गए। तो अब इसमें इन्होंने क्या कर दिया, शासन की शक्ति कहाँ पर आ गई? श्रमिकों के हाथ में आ गई। और उसके बाद समाजवाद की स्थापना, समाजवादी व्यवस्था संभव हो गई। अब जब शक्ति आ जाएगी तो श्रमिक क्या करेगा? एक समाजवादी को बनाएगा, नया समाज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो लोगों का विनाश धीरे धीरे से होगा, आवश्यकता की तैयारी होगी। अब जब समाजवाद की व्यवस्था होगी और नवीन व्यवस्था को उलट पुलट कर देगी, अब पुरानी व्यवस्था नहीं चलाएंगे ना, हम नई व्यवस्था चलाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी नई व्यवस्था चलाएगी, वो हमारी चीजों को नहीं मानेगी। तो ऐसी श्रमिकवाद आया, हाँ, नई युग की व्यवस्था हुई, तो समाजवादी में समाजवादी युग, समाजवाद का उदय होगा, लोगों का विनाश धीरे धीरे होगा, आवश्यक तैयारी की आवश्यकता होगी, नए सिरे से समाज का पुनर्निर्माण होगा, नए समाज का पुनर्निर्माण होगा। ठीक है, और राज्य का कार्य, भूमि के व्यक्तित्व, स्वामित्व का अंत, यातायात के साधनों का राष्ट्रीयकरण, कानून द्वारा मुद्रा का निर्णय, व्यापार वाणिज्य आदि सब क्या होगा? किसके हाथ में जाएंगे? इन सब साम्यवादी युग, यानी एक अधिकार होगा, एक का अधिकार। अब शक्ति आ गई है, शासन शक्ति हो गई है, अब एक का अधिकार हो गया, अब शासन चलाने वाले हो। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा समालोचन। इसमें क्या होता है कि हम इस पर मतलब इसकी आलोचना भी तो करेंगे। अब जब चीजें होगी तो हम आलोचना नहीं करेंगे। क्या होगा? भौतिक प्रभाव को एकमात्र कारक माना गया है, इतिहास के अंदर प्रभावों की अवहेलना की गई है, मार्क्स के ऐतिहासिक घटना में अन्य कारणों का प्रभाव अवहेलना है। यानी उनका कहने का तात्पर्य है कि अन्य प्रभावों की अवहेलना की जाए तो राजनीतिक, वैधानिक और दार्शनिक, धार्मिक, साहित्य आदि के आर्थिक विकास पर प्रभाव। हम जो भी चीज बदलेंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? अर्थ यानी आर्थिक व्यवस्था, इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसी से ही हमारा पूरा समाज चलता है। राजनीतिक व्यवस्था भी चलती है तो, लेकिन आर्थिक प्रभाव इम्पोर्टेंट होता है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये सब चीजें बदलेंगी तो आर्थिक प्रभाव पर भी असर पड़ेगा। पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा? चीजें बदल जाएंगी, नई चीजें आएंगी, तो हमें पैसों की भी जरूरत होगी, पैसों के बिना तो हम काम नहीं कर सकते ना। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अभी हमारा क्या चल रहा था? कौन सी भौतिकवाद चल रहा था? युगों का भौतिकवाद। ठीक है, अब आएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दो तीन मिनट की कर देते हैं, बाकी का नेक्स्ट आगे चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक आत्मवाद को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है द्वंद्वात्मक पर अधिकार डाला, यानी उन्होंने हीगल का एक मत था। हीगल जो विद्वान थे, कौन आते हैं? हीगल। तो मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक प्रतिवाद का सिद्धांत पर तर्क दिया, उन्होंने उस पर विचार किया। ठीक है, हाँ, और उसको नाम बदल दिए। जैसे ये थे हीगल ही है, इनका द्वंद्व द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार देना। अस्वीकार मतलब स्वीकार नहीं करना। हाँ, अपने दर्शन को ये आत्मवाद का तो इन्होंने चेंज क्या कर दिया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बदल दिया। ठीक है, इन्होंने इसके
हीगल का मत था कि भौतिक वस्तुएं प्रकृति के आदि आत्मा के विकार अर्थात उसमें उत्पन्न है। और मार्क्स का मत है कि हम आत्मा मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं वह भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तु है, ठीक जैसे ही घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर देने पर घड़ी उत्पन्न होती है। हीगल का कहना क्या था कि भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के हैं, यानी जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम यूज कर रहे हैं जो प्रकृति वो हमारी आत्मा है। लेकिन इनका कहना क्या था कि हमारी जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ठीक है, और हमारी जो आत्मा है, मन है, तो यह भौतिक शरीर से उत्पन्न हुई, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार जैसे घड़ी है, इसकी जो सुइयां हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, अलग अलग तो नहीं है, काम वाले अलग अलग करती हैं, तो घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम से संयुक्त कर दिया। हम घड़ी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो उन्होंने कहा उसी प्रकार ही हमारी भौतिक वस्तु, हमारा भौतिक शरीर भी काम करता है कि घड़ी हमारे रूटीन से चलती है। रात के 12 बजे रात के 12 बजे से नया दिन स्टार्ट हो जाता है, चलता 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 पूरा रात के 12 बज जाता है, फिर दूसरा दिन हमारा फिर उतने ही घंटे से स्टार्ट हो। ऐसा तो नहीं कि 12-24 के बाद 25, 26, 27, 28 घंटे 30 गिनती हो, रिलेशन है। तो हमारे शरीर को भी उन्होंने क्या किया है, हमारी जो बॉडी है, जो हमारा आत्मा मन है, वो भी एक घड़ी की बात ही कार्य करता है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। तो मार्क्स का दर्शन हीगल के दर्शन का एक विपरीत रूप था। इनकी स्वीकृति क्या थी, ये क्या बोल रहे थे? वो मैम जज्बात को वो अस्वीकार करते उनका कहना था कि आत्मा हमारी प्रकृति से, जो प्रकृति जो हमारी भौतिक क्या होती है वस्तुएं हैं, और प्रकृति को हमारी आत्मा, ठीक है, भौतिक वस्तु मतलब भौतिक वस्तुओं को और जो हमारा नेचर है जो वो सब अपने आत्मा मान लिया। लेकिन इनका कहना अलग है, इन्होंने भौतिक वस्तुओं आत्मा मन को क्या माना है कि ये सब हमारे एक घड़ी के पुर्जों की बात ही कार्य करते हैं जो ठीक अपने निश्चित समय पर आ जाए। इनका कहना अलग है, इन्होंने मत बदल दिया ना, वो सब चीजों को आत्मा मान रहा है, वो सब चीजों को आत्मा नहीं मान रहा। इन्होंने ठीक हमारे ग्रंथ कैपिटल भूमि में महात्मा ने लिखा है कि मैंने हीगल के द्वैध आत्मा को सिर्फ यानी मस्तिष्क आत्मा के बल खड़ा पाया। इनका कहना है कि हीगल का मत था द्वैध आत्मा, इसको मैंने मस्तिष्क और सिर इसकी दोनों पर उन्होंने उसको खड़ा पाया कि ये सब काम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। मैंने उसे पैरों की बल पृथ्वी पर भौतिकता के आधार पर खड़ा किया। आप क्या करना चाहते हैं? उनका कहना है कि हमने सब स्थिति को उल्टा कर दिया, ठीक है। हमने पैरों को पृथ्वी से जोड़ दिया है, यानी जो द्वैतवाद था उसको हमने सिर से जोड़ा, ये वाला जो वर्ड है इसको हमने इससे जोड़ा, और जो हमारा बाकी का शब्द था उसको हमने भौतिकता को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया, ठीक है। इतना आगे समझ में? ठीक, अब हम आगे चलते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, क्योंकि हमने भी ऐतिहासिक बात पढ़ लिया, ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ लिया, अब हमारा क्या आता है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल यानी जो वर्ग होता है वो कैसे उसने संघर्ष किया, इसका इन्होंने सिद्धांत दिया, ठीक है। तो हम वर्ग स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। इतना आगे समझ में? ठीक है। इस वर्ग के सिद्धांत के मार्क्स ने अति स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम उन्होंने इस सिद्धांत का एक मार्क्स नहीं मानते थे कि बैडमिंटन के नाम अपने 5 मार्च 1852 के पत्र में मार्क्स ने इस बात पर जोर दिया कि जहाँ तक मेरी बात है आधुनिक समाज के सभी वर्गों का अस्तित्व है, उसके बीच संघर्षों का पता लगाने के लिए श्रेय मुझे देना उचित नहीं है। ये छोड़ो, हमें मेन की बात को क्या करना है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देखना है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ये कहता है कि मार्क्स का कथन था कि सदा ही प्रत्येक समाज 2 विरोधी वर्ग है, एक शोषक दूसरा शोषित वर्ग।
शोषित वर्ग और शोषक वर्ग दोनों ही अलग अलग हैं, ठीक है। यानी शोषित वर्ग क्या होंगे, समाज वर्ग में क्या क्या है, हमारे इतिहास वर्ग में क्या क्या है, कैसे कैसे वर्ग आएंगे। मान लो हम इतिहास की बात करें, हमने कहा इसमें बताइए कौन कौन से वर्ग आते हैं, तो तुम इसमें क्या क्या रखोगे। एक तो हम रखेंगे स्वतंत्र व्यक्ति, ठीक है। दूसरा रखेंगे दास, कुलीन वर्ग, साधारण जनता, सामंत, अर्धदास, किसान, ये सब हमारे किसमें आएंगे, इतिहास वर्ग का है। यानी अगर हमने कहा स्वतंत्र व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्वतंत्र व्यक्ति यानी जो खुद में स्वतंत्र, उसे किसी की नहीं, कुछ करने की, कुछ भी करने की। दास का मतलब क्या है, नौकरी, हाँ, दूसरे के काम करना। कुलीन वर्ग एक खुद का वर्ग चलाता हो, एक अच्छे कुलीन का काम करता हो, राजा की तरह काम करना है, कुलीन वर्ग होगा। साधारण जनता जिसमें हम लोग जनता रहती है, ठीक है। सामंत यानी जो एक अधिकारी होता है और उसके अधीन सब काम करेंगे। अर्धदास किसान का मतलब है किसान तो है पर वो आधा दास, उसका दूसरा पूंजीवाद शोषण करेगा, इसको बोलते हैं अर्धदास किसान। तुम्हारी जमीन है पर तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करो। वर्ग सिद्धांत की बात करनी है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्स ने वर्ग संरचना की विवेचना करते हुए दौरान आर्थिक परिवर्तनों को भी विश्लेषित किया, जो कि प्राचीन समाज में गृह उद्योग की अवस्था से लेकर वर्तमान युग के फैक्ट्री उद्योग तक हुए। मार्क्स ने इस पूंजीवादी फैक्ट्री प्रणाली के प्रमुख परिणामों का उल्लेख किया है कि फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था, जिसके कारण बहुधा अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और जिससे कि अधिकाधिक व्यापार चक्र, व्यापारी संगठन काल का उद्भव स्वाभाविक था। फलस्वरूप कम हैसियत वाले पूंजीवाद एक छोटे पैमाने के मिल मालिकों को हानि होती थी और धीरे धीरे उनका सब कुछ पूंजी बड़े बड़े पूंजीवाद के हाथ में चला जाता। सही बात है, उनका कहना ये है कि हम क्या करते हैं, हमने एक फैक्ट्री खोली बहुत बड़ी, अब हम बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे, उत्पादन भी लगाना पड़ेगा। उत्पादन मतलब जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसमें वस्तुओं को रखना। हमने उत्पादन लगाया, इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, पूंजी की, पूंजी की आवश्यकता होती है। अब उनका कहना है कि फैक्ट्री उत्पादन में बड़े पैमाने पर होगी तो उसमें अति उत्पादन की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब अधिकाधिक व्यापार चक्र, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, हमारा व्यापार नहीं चलता, हमने पैसा बहुत लगा दिया पर हमारा व्यापार नहीं चला, हमें नुकसान हो गया, हमारे ऊपर क्या आ गया, आर्थिक संकट आ गया, क्योंकि हमें लाभ हानि भी हुई। तो अब क्या होगा, जो हमसे बड़े पूंजीपति है वो हमारे ये सब खरीद लेंगे, हमारे पास अब नहीं है ऐसे चलाने के लिए, हमें जो मिलना वही सोचेंगे, तो हम इसे बेच देंगे दूसरे के यहाँ, बेच देते हैं। धीरे धीरे हमारा सब कुछ किसके हाथ में चला जाएगा, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। मान लो तुमने एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोली, तुमने सोचा ये नौकरी नहीं लगेगी, खुद का व्यापार, तुमने जनरल स्टोर की दुकान खोली। अब जनरल स्टोर की दुकान खोलोगी तो उसमें मटेरियल बनोगी, क्रीम, पाउडर, पैड्स वगैरह मटेरियल। अब कभी कभी क्या हुआ, तुमने ऐसे जगह दुकान खोली वहाँ चलती नहीं, अब तुम थक गई, तुमने कहा, किसी ने कहा भैया तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, हम कर दे, तुमने अपनी दुकान किसी बड़े व्यक्ति को बेच दी। तुम पे तो आर्थिक संकट आ गया ना, क्योंकि तुमने तो जो लगाया था, तुमने 2 लाख का माल भरा, तुम्हें 2 लाख मिले ही नहीं, उल्टा तुम घाटे में गई। तो अब ये हमारा व्यापार किसके हाथ में चला गया, बड़े पूंजीपति के हाथ में चला गया, जो बड़े बड़े मॉल उद्योग में कह हम खरीद रहे सामान, हमारे मॉल में तो बिकी जाएंगे, तो वहाँ नहीं चल रहा है, नहीं चलने दो। परिणाम स्वरूप क्या होगा, छोटे पूंजीपति अधिक संख्या में पूंजीपति वर्ग से बाहर निकल कर श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। अब तुम छोटे पूंजीपति थे, यानी तुमने छोटा काम किया था, अब तुम बाहर निकल गए यहाँ से, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम किस में आ गई, श्रमिक वर्ग में।
हम मतलब आधा दे दें। अब हमें फायदा नहीं हो रहा है, हमने कहा हमारा घाटा जा रहा है, तो हम एक श्रमिक वर्ग में आ रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो बड़े होते जा रहे हैं। अब जो छोटी क्लास के लेबर वर्ग है वो तो लेबर में ही आएंगे ना, श्रमिक वर्ग तो बन रहा है ना एक तरीके से। जैसे अंबानी जी हुए, ये क्या करते हैं, कहीं व्यापार चलाते हैं, इनके अंदर छोटे लोग आते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो यही होता है। फिर क्या होगा, ऐसा प्रत्येक व्यापारी संगठन काल में पूंजीपति वस्तुओं के मूल्य में कमी कर देता है और ऐसा करने से अति उत्पादन वस्तु का अधिकाधिक बेचना संभव हो जाता है। जब वस्तु का मूल्य गिरता है तो मजदूरों का वेतन भी अपने आप हो जाता है। होता यही है, जब वस्तु का मूल्य गिरेगा, अगर रेट कम होगी तो क्या होगा, वस्तु का मूल्य गिर गया। उन्हें कोई किताब हम 5 रुपए की बेच रहे थे, आज हमने 1 रुपए में बेच दी। क्यों करते हैं हमेशा, जब वस्तु का रेट कम हो जाएगी तो जो मजदूर वर्ग है उसकी भी तो हम कम पैसे देंगे। हमारे पास हाई डिमांड में सामान नहीं बेच रहे, जितने बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं ब्रांडेड चीज़ों से वो महंगे महंगे देती है, तो वहाँ पे लोगों की वेतन हाई होती है। हम छोटी जगह काम करते हैं, वहाँ पे वस्तु सस्ती मिलती है, तो हम वहाँ पे लेबर की वेतन भी कमी रखते हैं। श्रमिक वर्ग का मजदूरों का वेतन भी उस हिसाब से होगा। तो इससे क्या होगा, श्रमिकों की क्रय शक्ति घट जाएगी। हम उन्हें कम वेतन देंगे तो उनका काम करने की शक्ति भी तो घटेगी। कम वेतन मिल रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, क्रय शक्ति उनकी घट रही है, ठीक है। और उसके बाद श्रमिकों की क्रय शक्ति घटती जाएगी। अब वे अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने किया काम 8 घंटे, हमने 8 घंटे तुमसे काम करवा लिया, पर पैसे तुम्हें उस हिसाब से नहीं मिले। तुम्हें 5000 रुपये दिए 8 घंटे के, तुम्हारे घर में 4 लोग रह रहे हैं, तुम्हें उनकी पूर्ति भी करनी है, नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। अब उससे क्या होगा, उसका उचित हिस्सा उसे नहीं मिल पा रहा है और धोखे से अन्याय पूंजीवादी की श्रेणी गाड़ी का कमाई का फल छीन ले रहे। अब धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं, जो पूंजीवादी बदी लोग थे उनके अड्डे में आ गए, उनके अंडर में तो काम कर रहा है, ठीक है। तो मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण हो रहा है। पूंजीवादी कौन चला रहा है, मनुष्य। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण कर रहा है। हम बड़े आदमी हैं, हमने कहा हमें लेबर की जरूरत है, हमने तुमसे काम, तुम्हें जरूरत है तुमने हमसे काम कर लेंगे काम, हम तुमसे 10 घंटे काम कराएंगे, पैसे तुम्हें कम देंगे, तुम्हें जरूरत होगी तुम उसमें भी काम करोगे, हम तुम्हारा ही शोषण कर रहे हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, श्रमिक वर्ग। इससे श्रमिक वर्ग में असंतोष बढ़ता है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक वर्ग के रूप में प्रकट होता है। अब असंतोष नहीं फैलेगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, हम तुम हमसे गुस्सा होगी, भले ही कह नहीं पा रही हो, तो कहोगे हम मालिक बड़ा खराब है, हमें पैसे नहीं देता है टाइम से, सही पैसे नहीं दे रहा, हमसे इतना काम कराता है, तुम हमसे दुष्ट हो जाते हो मन मन में, लेकिन तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम काम भी करोगे। इसी को हम क्या कहेंगे, श्रमिक वर्ग के रूप में वर्ग संघर्ष का रूप प्रकट करेगा। क्या करेगा, क्योंकि आपको संघर्ष तो कर रहा है ना, असंतोष हो गया उससे उससे और संघर्ष कर रहा है, यही उसका रूप प्रकट करेगा। समझ में आया, ठीक है। अब क्या है आगे का बचा है कुछ, ठीक है, यही चैप्टर है। बाकी के आंतरिक क्या होता है पूंजीवादी व्यवस्था में आंतरिक वर्ग संघर्ष कैसे काम करता है, उसमें कैसे बोले, जाहिर सी बात है जब मजदूरों की संख्या बढ़ेगी उनका शोषण होगा तो उनकी संख्या बढ़ती रहेगी और वो दूसरे पूंजीवादियों के विरोध होंगे, ठीक है। तो यही वर्ग, इसी को बोलेंगे हम कार्ल मार्क्स का मत है कि वर्ग संघर्ष क्रांति आदि शब्दों से आम जनता को प्रेरित होना। जब लोगों का शोषण होगा तो वो क्या करेंगे, वर्ग संघर्ष की क्रांति, यानी जब अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, हाँ बस वो क्रांति लाई, ठीक है, हो गया समझ में क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 8 होगा।